हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि राज्यसभा में जो अनस्टार्ट क्वेश्चन 3609 था, उसके बारे में बैंक पेंशनर्स की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। दोस्तों, यदि हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला देखें और राज्यसभा लोकसभा में जिस प्रकार की प्रश्नबाजी हुई है उसको देखें, तो एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कानून की धज्जियां जिस प्रकार उड़ाई गई हैं, ऐसी कानून की धज्जियां आज तक शायद पूरे कॉन्स्टिट्यूशन एरिया में कभी नहीं उड़ाई गई होंगी। हमारा पेंशन अपडेशन 29/10/1993 को सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर होते वक्त दो शर्तें होती हैं। क्लॉज 12 में तो यह कहा जाता है, भैया आप अंडर निगोशिएशन है जब तक दिसंबर 1993 तक, जब तक इसमें सुधार कर लें। उसका सहारा लेकर के तो पूरे के पूरे एग्रीमेंट को चंडीगढ़ हाई कोर्ट नकार देता है। और उसके बाद एक क्लॉज और होता है 17, उसमें यह कहा जाता है कि यदि कोई डाउट होता है तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए आईबीए और ईआईबीए के पास जाओगे। रीजन क्या था? क्योंकि दोनों ही बना रहे थे, दोनों ही प्रबल थे उस समय, और ये भी जब तक था जब तक आपका रेगुलेशन नहीं बने, यानी आपका रेगुलेशन या ड्राफ्टिंग हो गया था 26/3/1994 तक। वहां के बाद ये दोनों के दोनों क्लॉज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 26/3/94 को जब ये ड्राफ्ट बन गया था, इनकी मीटिंग हो गई थी कि भाई आरबीआई की लाइन पर भी अपडेशन हो सकता है, तो ये अप्रूव कर दिया था बैंकों ने। जैसे ही बैंकों ने अप्रूव किया, क्लॉज 12 और क्लॉज 17 का प्रभाव खत्म हो जाता है, और जैसे ही ये नोटिफाई हुआ तो गवर्नमेंट के कोपाले में चला जाता है। यानी यहां पर ना तो आईबीए का और ना ईआईबीए का कोई भी प्रभाव रह जाता है। लेकिन इस प्रभाव को चंडीगढ़ हाई कोर्ट 2012 में रखता है, 2015 में रखता है, और राज्यसभा और लोकसभा में आज तक ये प्रभाव बना हुआ है, और इसी प्रकार के सवाल वहां पर पूछे जा रहे हैं। और ये है केवल और केवल कानून की धज्जियां उड़ाना। और जो अनस्टार्ट क्वेश्चन में पूछा गया था वो भी एक इसका पार्ट है, क्योंकि वहां भी आईबीए और ईआईबीए के बारे में कहा गया है, यूनियंस के बारे में कहा गया, जो बहुत पहले खत्म हो गया था रोल का, आपका बीपीआर 995 बनने से पहले। जब वो अप्रूव बॉडी और नोटिफाइंग बॉडी से निकल गया, तो उस समय ये जो नॉन रजिस्टर्ड बॉडी है, नॉन रेगुलेटरी बॉडी आईबीए, इसका कोई रोल नहीं रहता। लेकिन आज तक इन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। खैर एनीवे, उस पर हम बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे। आज हम जो अपने नेशनल कन्वीनर जयंत शुक्ला साहब, उनका मैं आज हिंदी में रूपांतरित इनने क्या लिखा था, जो अपने एमपी साहब है उनको और जो एमओएस है उनको पढ़ के बताता हूं। अतारांकित प्रश्न संख्या 3609, 24 मार्च 2026, द्वारा श्री एच.एस. सेल्वा नाथवी। हम नीचे राज्यसभा में सांसद श्री एस, ये जो अपने एमपी थे, द्वारा उठाए गए प्रश्नों एबीसी को मोटे अक्षरों में दे रहे हैं और उसके बाद अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को विद्वान व्यक्ति न समझें। बैंकिंग और वित्त बहुत जटिल विषय है। बैंक कर्मियों के मानव संसाधन संबंधी मुद्दे सामान्य से अधिक जटिल हैं। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सेवारत कर्मचारियों के लिए? पहला प्रश्न, समय समय पर वेतन संशोधन के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित वेतन पर स्तर पर रुकी हुई है। इनका जवाब था जयंत शुक्ला साहब का, ये बेकार सवाल है, क्योंकि सरकार इस तरह से जानती है कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं विवाद का मूल कारण है, और सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन स्थिर है, बाद के वेतन संशोधनों के अनुरूप अद्यतन नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 2, क्या भारतीय बैंक संघ 24/8/2022 को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या 5561 2016 में बैंक पेंशन स्कीम की प्रकृति और वित्त पोषण संरचना की रूपरेखा का कोई हलफनामा दाखिल किया है? यह एक और निरर्थक प्रश्न है। ये सभी जानते हैं कि आईबीए ने एमसी सिंगला केस में 24/8/2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया। फंडिंग संरचना की रूपरेखा अप्रासंगिक मामला है, क्योंकि पेंशन अपडेशन मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। हलफनामे में मुद्दा फंडिंग स्ट्रक्चर से बड़ा है। मुद्दा यह है कि हलफनामे में यह कहना कि बीपीआर 990 में कोई पेंशन अपडेशन प्रावधान नहीं है, सरासर झूठ है। धोखा देने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान भटकाने और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिहाज से है। ये भौतिक तथ्यों और सबूतों को दबाते हैं, क्योंकि हलफनामे में दी गई बातें झूठी हैं और हलफनामे को अदालत में सबूत के तौर पर लिया जाता है। हलफनामे में दर्ज बातें असत्य हैं, क्योंकि बीपीआर 1995 में वेतन संशोधन के साथ
आवधिक पेंशन अपडेशन का प्रावधान पहले दिन से मौजूद है। 1/11/1987 से प्रभावी 5वें वेतन संशोधन के आलोक में 1/11/1986 और 31/10/1950 के बीच का अपडेशन पेंशन लागू करते समय किया गया था, जो इस तथ्य को प्रमाण करता है कि वेतन रिवीजन के साथ आवधिक पेंशन अपडेशन का प्रावधान बुनियादी तौर से पेंशन स्कीम से रहा है। ये भी क्लॉज 35/1 अभी भी BEPR 995 में मौजूद है। सिंगला केस में, जिसमें भारत सरकार बैंकों का स्वामी होने के नाते रेस्पोंडेंट है, IBA द्वारा झूठा हलफनामा देना उसकी धृष्टता दर्शाता है, जो देश के किसी भी कानून के तहत कोई सरकारी कार्यालय, विभाग, नियामक या प्राधिकरण नहीं है। तीसरा सवाल, क्या सरकार पिछले वर्षों में सार्वजनिक बैंकों की सुधरी लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए IBA और रिटायरीज के प्रतिनिधियों के साथ पेंशन अपडेशन की बातचीत शुरू करने जा रही है? यह प्रश्न भी अप्रासंगिक है, क्योंकि पेंशन बैंक कर्मचारियों के सेवा शर्तों का हिस्सा है, जो बैंकों के प्रतिनिधि, IBA और कर्मचारियों अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के बीच में तय किया जाता है, न कि रिटायरीज के साथ। ये बैंकों और वर्किंग यूनियनों के बीच का मुद्दा है, इसलिए सेवानिवृत्त लोगों के साथ चर्चा का कोई मतलब नहीं है। सेवानिवृत्त लोग पेंशन स्कीम के लाभार्थी हैं। देश के कानून के तहत संविधानात्मक दायित्व होने के कारण वेतन संशोधन के साथ साथ पेंशन अपडेशन का नियामक दायित्व बैंकों पर है। दूसरी बात, बेहतर लाभप्रदता पेंशन के मामले में कोई मायने नहीं रखती है। वेतन संशोधन विषय में लाभप्रदता अच्छी खराब वित्तीय स्थिति का लेना देना नहीं है। पेंशन अपडेशन का तार आवधिक वेतन संशोधन से जुड़ा है। वेतन संशोधन बातचीत और समझौते पर आधारित है, और ऐसा करते समय लाभप्रदता एक विचारणीय विषय होता है। नए वेतन समझौतों से साथ लाभप्रदता कोई मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि वेतन समझौता वित्तीय व्यवहार्यता से संबंध नहीं है। एक बार वेतन पर बातचीत और समझौता हो जाने के बाद पेंशन अपडेशन नई वेतन संरचना के आधार पर किया जाना चाहिए। सरकार का उत्तर, PSB के पेंशन विनियमों में पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा प्रासंगिक पेंशन रेगुलेशंस के प्रावधानों के परे सार्वजनिक बैंकों के रिटायरीज की पेंशन अपडेट करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। पेंशन अपडेशन कोई प्रावधान नहीं है। इस कथन का आधार क्या है? ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। क्या ये सेटलमेंट दिनांक 29/10 लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या यह छोटी समिति के निर्णय में है जिसने विनियमों के मसौदे को मंजूरी? बिल्कुल नहीं। क्या BEPR 1995 में ये एक बार फिक्स हो जाने के बाद पेंशन अपडेट नहीं की जाएगी, ऐसा कुछ लिखा है? कुछ ही नहीं लिखा है। BEPR 1995 में 35 में बनकर क्या था? इसके तहत अपडेशन शुरू हुआ, आगे के लिए रेगुलेशंस में है। 2003 में विधिवत संशोधन कर और बाध्यकारी बनाते हुए BEPR 995 में खंड 35 को अभी भी क्या सरकार बनाए रखे? बिल्कुल नहीं। किस आधार पर 1/1986 से 31/10/1910 के बीच के पेंशन की पेंशन अपडेट की गई? क्योंकि वेतन के साथ पेंशन अपडेशन एक संविधानात्मक और नियामकीय व्यवस्था है। पेंशन मामलों में सार्वभौमिक प्रचलन क्या है? क्या एक बार तय होने के बाद पेंशन स्थिर रहती है, या पेंशन वेतन संशोधन के साथ अपडेट होती है? हर जगह पेंशन अपडेशन वेतन रिवीजन से अवबद्ध है। RBI, नाबार्ड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में क्या है? पेंशन सेवानिवृत्ति के समय के वेतन के स्तर पर अड़ी रहती है, या वेतन रिवीजन के साथ अपडेट होती है? हर जगह पे और पेंशन अपडेट एक साथ होता है। क्या विधायिका में पेंशन स्थिर है और सिविल सेवकों और बैंक कर्मियों की जैसी कई शर्तों के अधीन नहीं? ये GN शुक्ला साहब ने पूरा का पूरा लिखा। दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, आपने ये पूछा था, एक सवाल पूछा था कि क्या सरकार पिछले वर्षों में सार्वजनिक बैंकों की सुधरी लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए IBA और रिटायरीज के प्रतिनिधियों के साथ पेंशन अपडेशन की बातचीत शुरू करने का प्रावधान रखती है? ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। मतलब ये सवाल MP साहब का राज्यसभा में पूछना, पहली बात तो ये है कि IBA और ये जो आपके IBA है, ये यूनियन है रिटायरीज पेंशन की, इनको क्या डायरेक्ट संसद से आदेश दिया जा सकता है? क्या सरकार को दिया जा सकता है? एक प्रक्रिया है सेक्शन 19 में, जिसका केस अभी CLC में चल रहा है। पहले बैंक RBI से बात करेंगे, बैंक और RBI सरकार से बात करेंगे, नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद होगा सारा का सारा। लेकिन सीधा का सीधा यहां पर प्रश्न पूछ दिया गया, और सवाल ये नहीं आता कि जब ऑलरेडी आपके पास नोटिफाइड रेगुलेशन है 1995, उसमें IBA और यूनियन कहां आ जाती हैं? क्योंकि यही बात तो हाई कोर्ट में कही गई
और यही बात ये बात कर रहे हैं और ये हवाला दे रहे हैं एग्रीमेंट में क्लॉज 12 और क्लॉज 17 का। क्लॉज 12 और 17 केवल और केवल जब तक उसका रेगुलेशन नहीं नोटिफाइड हुआ था तब तक वो इफेक्टिव थे। उसके बाद जैसे ही हमारा BPR 1995 अप्रूव हो गया बैंकों से और भारत सरकार नोटिफाइड कर दिया, उस समय IBA और EIBA दोनों का खेल खत्म हो जाता है। समझ में नहीं आता कि बार बार ये सब कुछ होने के बावजूद भी इनको क्यों खींच करके ले आते हैं। क्या ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो अन्याय हुआ था उस अन्याय को ये सबूत कर साबित करना चाहते हैं? और दूसरा, अब ये मान लिया जाए कि इसमें जो एफिडेविट दिया था वो तो नाम होता है IBA का, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसमें आपकी UIP भी शामिल है, क्योंकि सारा कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, इंटरप्रेट होता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो दोनों के लिए है, दोनों करेंगे। यही तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कहा था, तो दोनों ने मिलकर के दिया है। हाँ, इनकी मीटिंग हुई थी, दोनों की मीटिंग हुई थी, नाम उसमें IBA का है, साथ में UIP भी है। UIP भी यही कहता है कोई प्रोविजन नहीं है, IBA भी यही कहता है। तो इनको ये बताइए, क्या आप नोटिफाइड जो आपका रेगुलेशन है उस पर इस प्रकार का आप कमेंट कर सकते हो? मेरे ख्याल में तो नहीं। और यही सबसे ज्यादा सर्वनाश किया है कानून का। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।